सो लेट्स नाउ डिस्कस एन अदर स्टैंडर्ड, और जो स्टैंडर्ड हम लोग अपने अब के सेशंस में देखने जा रहे हैं इट इज़ IS 38, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड्स, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स एज वेल। और अगर हम लोग लास्ट 10 ईयर्स के पास्ट पेपर्स देखें, सो वी विल नोटिस कि ये स्टैंडर्ड बड़ा फ्रीक्वेंटली टेस्ट हुआ है, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच हैव बीन एग्जामिन्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया आर सच के स्टूडेंट्स ने हमेशा स्ट्रगल किया है। सो इस स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस को जहन में रखते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली हमने हमारे प्रीवियस सब्जेक्ट्स में इस स्टैंडर्ड को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसको क्विकली समराइज कर रहे होंगे और इसमें से जो एग्जामिनेबल पॉइंट्स हैं उन पे फोकस कर रहे होंगे। सबसे पहले IS 38 आखिर बात किसके बारे में करता है? IS 38 बात करता है इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में, या वो एसेट्स जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिनको हम लोग फील नहीं कर सकते, लेकिन they do not have a physical substance, लेकिन they provide our company some type of benefit. So IS 38 बात करता है intangible assets के बारे में, और ये खास definition provide करता है about intangible assets. वो क्या definition है? The standard says that intangible asset is a separately identifiable non-monetary asset with no physical substance. तो सबसे आसान clause अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट क्लॉज कि ये इन फिजिकल सब्सटेंस, इन फिजिकल फॉर्म अकर नहीं करता, या ये आपको नजर नहीं आता, यू कैन नॉट टच इट, इट डज नॉट हैव अ फिजिकल सब्सटेंस। व्हाट इज मेंट बाय सेपरेटली आइडेंटिफाइबल? व्हाट इज मेंट बाय सेपरेटली आइडेंटिफाइबल? इसका मतलब ये है कि ये आपको सेपरेट रेवेन्यू कमा के दे रहा होता है, या ये आपको सेपरेटली बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि दैट दिस पर्टिकुलर एसेट कम्स इनटू योर बुक्स बाय वर्च्यू ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, बाय वर्च्यू ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको सेपरेट बेनिफिट्स दे रहा होता है, और ये अराइज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है इन एसेट्स के ऊपर। दो चीजें हम लोगों ने समझ ली कि सर, एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है ऐसे एसेट्स के ऊपर, और सेकेंडली हम लोग इनको टच नहीं कर सकते, हम लोग इनको फील नहीं कर सकते। द थर्ड क्लॉज विद इन द डेफिनेशन इज नॉन मॉनेटरी एसेट। सर, व्हाट आर मॉनेटरी एसेट्स एंड व्हाट आर नॉन मॉनेटरी एसेट? देखो, नॉन मॉनेटरी एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिससे तुम्हें वेरिएबल कैश फ्लोज मिले, वेरिएबल कैश फ्लोज मिले। एग्जाम्पल इसकी क्या है? एग्जाम्पल है इसकी शेयर्स। अगर तुम शेयर्स की बात करो तो शेयर्स पे तुम्हें रिटर्न किस फॉर्म पे मिल रहा होता है? शेयर पे तुम्हें रिटर्न मिल रहा होता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और डिविडेंड कितना मिलेगा यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। हर साल डिविडेंड डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस ऑफ द कंपनी। इसी तरह से अगर मैं मॉनेटरी एसेट की बात करूं, मॉनेटरी एसेट्स वो एसेट्स होंगे जिनके अगेंस्ट आपको रिटर्न्स फिक्स्ड मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोन नोट्स की अगर हम लोग बात करें, बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें, क्या हो रहा होता है? डिबेंचर नोट्स की हम लोग बात करें, क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा होता है। सो स्टैंडर्ड कहता है कि ये एक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेट होगा, या इससे आपको ये अराइज हो रहा होगा एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, या यू विल हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट ओवर इट। इससे जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे वो वेरिएबल होंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज इट, and these assets do not have a physical substance, meaning that you cannot touch them. सही है? ये definition बड़ी important है, क्योंकि once this definition is met, उसके बाद ही हम लोग आते हैं recognition criteria के ऊपर। Once the definition is met, मैं ये देखूंगा क्या स्टैंडर्ड का प्रोवाइड किया हुआ recognition criteria मीट हो रहा है या नहीं। रिकग्निशन क्राइटेरिया क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड कि वंस दिस रिकग्निशन क्राइटेरिया इज मेट, मैं इस एसेट को या मैं इनटैंजिबल एसेट को जिसकी डेफिनेशन मीट हो चुकी है, मैं उसको रिकग्नाइज करूंगा विद इन माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और विद इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री या रिकग्निशन सिर्फ तब होगी वंस दिस डेफिनेशन हैज बीन मेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन दिस रिकग्निशन क्राइटेरिया हैज आल्सो बीन मेट। रिकग्निशन क्राइटेरिया में आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है 4 बातें। पहली बात क्या है? स्टैंडर्ड आपको कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी दैट वेदर दिस पर्टिकुलर इनटैंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल और नॉट। आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब?
आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब डज इट अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, आपका इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है या नहीं है, आपको ये देखना है सबसे पहले, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि क्या ये सेपरेबल है। अब सेपरेबल की अगर मैं बात देखूं तो सेपरेबल मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, यही बातें हैं जो यहां पे भी अप्लाई होंगी। तो मैं देखूंगा क्या मेरा इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल के एसेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है या नहीं। फिर मुझे स्टैंडर्ड ने कहा कि आप ये देखें क्या ये आपके कंट्रोल में है या नहीं, वेदर यू कैन डायरेक्ट द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटेंजिबल और नॉट। कंट्रोल होना जरूरी है। इट शुड बी प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो टू द एंटिटी, इट शुड बी प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो टू द एंटिटी, के आपकी एंटिटी को इसके फायदे मिल रहे हैं। We have already discussed in IAS 16 that this term employee benefit is not limited to cash flows only, बल्कि it's a much broader terminology and it also includes benefits in form of savings. So ये हमने बात already discuss की थी in IAS 16 and the same principle would apply here as well. So it should be probable that economic benefits flow to the entity and the cost can be measured reliably. If you feel as a company कि यार ये एक इंटेंजिबल ऐसा है जिसकी मैं वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकता, you do not have to recognize that particular intangible assets within your books of accounts. Why? Reason being कि आपका recognition criteria fulfill नहीं हो रहा. Be clear on that. For an intangible asset to be recognized within the financial statements, दो चीजें जरूरी हैं. First कि ये definition fulfill हो और second कि ये recognition criteria आप meet कर जाए. अब अगर मैं इसकी एक एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल यू ओन अ मोबाइल फोन, आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है। अब इस मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो इस मोबाइल में दो चीजें हैं जो आपको एज अ पार्ट ऑफ मोबाइल मिल रही हैं। सर कौन सी दो चीजें हैं? एक तो आपको इक्विपमेंट मिल रहा है, एक तो आपको मोबाइल का हार्डवेयर मिल रहा है which obviously has a physical substance, and on the other hand आपको मिल रहा है Android software आपको मिल रहा है। Suppose this mobile has worth of 80,000, this mobile has worth of 80,000। क्या आप इन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? Are these separable in nature? अपने आप से सवाल करें, क्या आप ये कह सकते हैं कि यार ये मोबाइल फोन है, इसमें ये जो है ना ये एंड्रॉइड लगा हुआ है, ये एंड्रॉइड सिर्फ निकाल के दे दो, मुझे मोबाइल फोन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एंड्रॉइड चाहिए, मुझे तुम एंड्रॉइड दे दो? हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। दुकान वाले बोलेगा भाई लेना है तो पूरा मोबाइल लो। ऑन दी अदर हैंड क्या मैं दुकान वाले से ये कहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ हार्डवेयर चाहिए, मुझे हार्डवेयर दे दो, ये सेट दे दो, एंड्रॉइड ना दो इसमें? यू कैन नॉट डू दैट। आपको दुकान वाला कहेगा कि भाईजान कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं, बोथ ऑफ दीज कम एज ए पैकेज, meaning that both of these are not separable in nature. Because both of these are not separable in nature, हम लोग इनको अलग अलग नहीं कर सकते, and this particular side, this particular aspect would not be treated as an intangible asset. क्यों? क्योंकि ये separable नहीं है, accordingly ना definition meet हो रही है, ना recognition criteria meet हो रहा है। लेकिन on the other hand अगर आपके पास एक ऐसा intangible हो जो कि separable in nature हो, let's suppose कंप्यूटर आपने लिया और उस कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, सही है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, हाई एंड सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है जो आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं। दुकान वाला क्या कहेगा कि मैं आपको जो सिस्टम दे रहा हूं, इस सिस्टम की वर्थ है, जो मैं आपको लैपटॉप दे रहा हूं, इस लैपटॉप की वर्थ है लेट्स सपोज 1 लाख रुपए, और मैं इसमें आपको ऑटोकैड इंस्टॉल करके दूंगा, इस ऑटोकैड के मैं आपसे लूंगा 20,000 रुपए एक्स्ट्रा। अब अगर मैं चाहूं तो मैं सिर्फ हार्डवेयर उससे खरीद दूं, मैं अगर चाहूं तो उस हार्डवेयर के साथ साथ ऑन टॉप ऑफ दैट मैं उससे वो सॉफ्टवेयर भी एक्वायर कर लूं। सो हियर बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेबल इन नेचर। सिंस बोथ ऑफ दीज आर सेपरेबल इन नेचर, मैं लैपटॉप को रिकॉग्नाइज करूंगा एज पर IAS 16 एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वाला, मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगा एज इनटैंजिबल एसेट। वाई? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन मीट हो जाएगी और सेकेंडली ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी मीट हो जाएगा। सो बी क्लियर ऑन दैट। अब इनटैंजिबल एसेट को हमने समझ लिया कि इनटैंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है और इनटैंजिबल एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है।
अगर मैं बात करूं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की, या मैं बात करूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो उसमें इनटैंजिबल एसेट 4 में से किसी एक तरीके से आ सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, ये तरीके हमने यहाँ पे लिख दिए। अ कंपनी कैन एक्वायर इनटैंजिबल एसेट, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए, आपने कहा कि मुझे ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर चाहिए, यू कैन एक्वायर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सेपरेटली। एक कंपनी चाहे तो एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन कुछ इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी जीएसके ने अगर नोवार्टिस को एक्वायर कर लिया है, सो जीएसके ने नोवार्टिस के सारे इंटेंजिबल्स को भी एक्वायर कर लिया होगा। सो सारे ब्रांड नेम, सारे और इंटेंजिबल्स जो नोवार्टिस की बुक्स में बुक हुए थे वो जीएसके की बुक्स में आ जाएंगे। सो इंटेंजिबल्स कैन कम टू यू और विद इन योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम वाया बिजनेस कॉम्बिनेशन। Intangible assets can be internally generated, your company can generate them internally, or they can be given to you through government grants. Let's see these one by one कि आखिर इन चारों केसेस में इंटेंजिबल्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ से ये बात तो समझ ली कि रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। आखिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट क्या आ रही होगी इंटेंजिबल एसेट से के अगेंस्ट, वो बात हमें यहाँ से मालूम हो रही होगी। द फर्स्ट कैटेगरी इज परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट्स। परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? जो आपने ओपन मार्केट से, एक्टिव मार्केट से जाके खरीदे हैं। बाय डिफॉल्ट ये इंटेंजिबल एसेट्स मीट कर जाते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, सही है, मीट कर जाते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि आपने इनको मार्केट से एक्वायर किया होगा, दे वुड बी सेपरेबल इन नेचर, सेपरेबल हैं तभी तो आपको ये मार्केट में मिल गया। दूसरा, दे आर नॉन मॉनेटरी, इसमें ऑब्वियसली जो भी आपने मार्केट से एसेट खरीदा है उसके बेनिफिट्स वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज इट, एंड बिकॉज इट्स एन इंटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर ऐसी कोई फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन भी मीट कर जाएगा और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी मीट कर जाएगा। आपने मार्केट से खरीदा है, आइडेंटिफाइबल भी होगा, आपने खरीदा है, कंट्रोलेबल भी होगा, प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, ऑब्वियसली तभी तो आपने खरीदा है। और क्योंकि आपने मार्केट से खरीदा, आप इसकी अमाउंट भी निकाल सकते हैं बिकॉज यू विल नो एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट इसका मीट हो जाता है व्हेन यू परचेज देम। All purchased intangible assets are accordingly recognized within the financial reporting system. In case of any uncertainty with regards to flow of benefits, impairment testing should be done. क्या मतलब है इस पॉइंट का? देखो एट डे वन तो मैंने ये बात समझ ली कि ये क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट मीट हो रहा होगा। अकॉर्डिंगली एट डे वन मैं इसको बुक कर दूंगा एज इंटेंजिबल एसेट्स विद इन माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन आफ्टर अ वाइल ये हो सकता है कि मुझे लग रहा हो कि यार ये एसेट मुझे उस तरह से बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड फॉर कर रहा जिस चाहत के साथ मैंने इसको परचेज किया था। फॉर एग्जांपल एट द डे ऑफ परचेज, जब मैंने इसको परचेज किया था, मैं ये अज्यूम कर रहा था या मैं ये समझता था कि हर साल मुझे ये एसेट लेट सपोज $5 लाख कमा के देगा। लेकिन व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इज कि ये एसेट या ये इनटैंजिबल एसेट उतना अच्छा नहीं था और मुझे जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो सिर्फ $2.5 लाख के मिल रहे थे ऑन एन एनुअल बेसिस। Now what has happened is कि जो पैटर्न्स का इनफ्लो था वो चेंज हो गया, पैटर्न्स का इनफ्लो चेंज हो गया एंड यू आर स्टार्टिंग टू रियलाइज कि यार मेरी जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी विथ रिगार्ड्स टू इनफ्लो वो ठीक नहीं थी। अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आप इस एसेट के अगेंस्ट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। इस पॉइंट को अगर मैं समराइज करूं तो इसका क्या मतलब है कि अनसर्टेनिटी गौर से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, uncertainty with regards to inflow for purchased intangibles do not affect the recognition criteria. Do not affect the recognition criteria. मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि there is uncertainty with regards to inflow, मैं intangible को recognize ही नहीं करूंगा। ना बाबा ना, आपको ऐसा नहीं करना। आपको intangible assets को recognize तो करना है in this particular case, लेकिन अगर कोई अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है यू विल परफॉर्म इंपेयरमेंट टेस्टिंग एज पर IAS 36। इन अ नटशेल के परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट्स हमेशा रिकॉग्नाइज होंगे विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर और नॉट देयर इज एन अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड्स टू इनफ्लो। दिस इज वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जामिनर इस पॉइंट को टेस्ट भी कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि 2 फेजेस होते हैं, रिसर्च फेज एंड डेवलपमेंट फेज, व्हिच विल डिस्कस इन अ बिट।
लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट फेजेस होते हैं, जो भी कॉस्ट, जो भी एक्सपेंडिचर्स कंपनी ने इनकर किए ड्यूरिंग द रिसर्च फेज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को एक्सट्रापोलेट कर देता है टू रिसर्च विच हैज बीन एक्वायर्ड बाय द कंपनी। रिसर्च एक्वायर्ड बाय द कंपनी एंड रिसर्च विच हैज बीन डन बाय द कंपनी विच द कंपनी इज डूइंग इंटरनली आर टू डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट थिंग। एक रिसर्च वो है जो आपने एक्वायर की है, जो आपने एक्वायर की है वो ये सारा वो ये डेफिनेशन और क्राइटेरिया फुलफिल कर जाएगी। रिसर्च मैंने सेपरेट, जब उसको एक्वायर किया होगा इट वुड बी सेपरेबल, उसके सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बने होंगे, उस पर ऊपर मेरा सेपरेट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होगा, उसके अगेंस्ट मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, वेरिएबल बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, मैं उसको यूज करके कुछ वेरिएबल बेनिफिट्स हासिल कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने उसको एक्वायर किया, और उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है। सिमिलरली ये जो रिकग्निशन क्राइटेरिया है वो भी उस केस में फुलफिल हो रहा होगा। अकॉर्डिंगली रिसर्च विच हैज बीन एक्वायर्ड बाय द कंपनी, और से सुनना, research which has been acquired by the company has to be recognized within the financial reporting system at the cost at which it is acquired. यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, that research purchased by the company is also capitalized. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि ये वाला इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट में जो रिसर्च होती है उसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं ओवर हियर एज वेल, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। Although the company, गौर से सुनना इस बात को, although the company which is doing this particular research वो इसको recognize नहीं कर रही होगी इस intangible asset, क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ये internally generated हो गया, but the entity who is purchasing this particular research has to recognize it because of reasons के definition भी meet हो रही है और recognition criteria भी fulfill हो रहा है। With this we move on to the second mode through which intangible assets would flow into your financial reporting system, and it is business combination. Consolidation standards को हम लोग अपने आने वाले सेशंस में कवर भी करेंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एट अ बर्ड्स आई व्यू लेवल बात करें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड्स हमें ये कहते हैं कि आपने जो भी एसेट्स और लायबिलिटी एक्वायर की हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, they should be recognized at fair value which is deemed cost of these particular assets and liabilities. IAS 38 भी हमें यही गाइडेंस देता है, और IAS 38 हमें कहता है कि ये जो आपने एक्वायर की हैं इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, यू विल रिकग्नाइज दीज एज एट देयर कॉस्ट। और इनकी कॉस्ट क्या है? इनकी कॉस्ट है वो फेयर वैल्यू जो आपने पे की है फॉर दिस पर्टिकुलर इंटेंजिबल ड्यूरिंग दी बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो यही बात लिखी हुई है दैट दीज आर रिकग्नाइज्ड एट कॉस्ट विच इज इक्विवेलेंट टू देयर फेयर वैल्यू. As per business combination standards, all assets and liabilities of subsidiary are acquired at fair value. सही है? ज़्यादा इस पे मज़ीद डिस्कशन हम लोग करेंगे when we are looking at business combination standards. The third mode through which intangible assets would flow into your books of account is internal generation. हम लोग बात कर रहे हैं internal generation by the company, internally generated intangible assets by the company. स्टैंडर्ड हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है दैट इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी बाइफर्केटेड इनटू टू कैटेगरीज और इनटू टू फेजेस. हम लोग ये जो इंटरनल जनरेशन वाला पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को हम लोग ब्रेक कर देते हैं इनटू टू. एक फेज होता है, स्टैंडर्ड कहता है रिसर्च फेज, जिसमें आप इनिशियली फीजिबिलिटी स्टडीज कर रहे होते हैं कि वेदर और नॉट वी शुड मेक दिस पर्टिकुलर एसेट और वी शुड मेक दिस पर्टिकुलर इंटेंजिबल और नॉट. क्या हो रहा होगा? आप मार्केट रिसर्च कर रहे होंगे कि यार मैं अगर ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई वैक्सीन बना रही है तो उस वैक्सीन की इनिशियल फीजिबिलिटीज़ में क्या हो रहा होगा, आप देखेंगे कि क्या इस वैक्सीन की मार्केट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्या इस पर्टिकुलर वैक्सीन से रिलेटेड जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए ये रॉ मटेरियल्स अवेलेबल भी होंगे या नहीं होंगे. अगर हम लोग इस वैक्सीन को बनाएं तो क्या ये बिकेगी भी मार्केट में या नहीं बिकेगी. आप देखेंगे कि इस वैक्सीन के ऊपर आपके कंपेटिटर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आप ये देखेंगे कि इस वैक्सीन से रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है वर्ल्ड वाइड लेवल पे. तो ये सारा जो रिसर्च वाला काम है ये आता है रिसर्च फेज में, जहां पे आप फीजिबिलिटी असेस कर रहे होते हैं ऑफ द पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट विच यू आर अबाउट टू मेक. द स्टैंडर्ड टेल्स यू कि ये जो आपने काम किया है, ये जो आपने फीजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट की हैं, इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉस्ट आपने इनकर की होगी. फॉर एग्जांपल अगर आपने ये रिसर्च खुद करवाई है, अपने रिसोर्सेज से करवाई है, अपने स्टाफ से करवाई है,
आपने उनको कुछ सैलरीज दी होगी। और अगर आपने यही काम किसी एक्सटर्नल एजेंसी से करवाया है, आपने ये काम आउटसोर्स कर दिया था किसी थर्ड पार्टी को, और किसी थर्ड पार्टी ने आपके बिहाफ पे ये काम किए, आपने उनको मंथली बेसिस पे या प्रोजेक्ट बेसिस पे एक फी पे की होगी, be it that fee which you have paid to a third party या be it that salary which you have paid to your own resources। स्टैंडर्ड कहता है कि पूरी की पूरी अमाउंट को आप एक्सपेंस आउट कर देंगे। In a nutshell, all expenditures incurred during research phase are to be expensed out। यही बात लिखी है हमने, all expenditures incurred during this phase are expensed out। एग्जाम्पल्स क्या है? feasibility study, internal research या external research जो आप करवा रहे हैं। Once this research phase has been completed, what will happen is कि अगर इसका आंसर आ जाता है yes कि हमें ये प्रोडक्ट या हमें ये इंटेंजिबल एसेट बनाना चाहिए, what will happen is कि कंपनी उस पर एक्टिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दी, कंपनी देखेगी, डिफरेंट लोगों से कोट्स ले लेगी, कंपनी इसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी असेस करेगी कि आखिर ये प्रोडक्ट हम कहाँ पे बनाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में लेबर चीप है तो पाकिस्तान में बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या यूएस में हमें बनानी चाहिए क्योंकि इट विल ब्रिंग गुड नेम टू दैट वैक्सीन, लेट्स सपोज। और इसी तरह हम लोग ये देखेंगे कि हमें किस प्राइस पे इसको आखिर सेल करना चाहिए। सो वंस रिसर्च फेज हैज़ बीन कंप्लीटेड, हमारे पास डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट फेज में हमने अपने रिसोर्सेज के लिए जो कॉस्ट पे, रिसोर्सेज को जो कॉस्ट पे किया या उनको जो सैलरीज पे की हैं, या हम लोगों ने अगर एक्सटर्नल पार्टीज को कोई पेमेंट की है, ऑल दोज अमाउंट्स आर टू बी रिकग्नाइज्ड। और से सुनना, ऑल दोज अमाउंट्स आर टू बी रिकग्नाइज्ड, ऑल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज आर recognized as intangible assets only if they meet this criteria। सही है, only if they meet this criteria, या आपका एसेट उस स्टेज पे आ गया है जिस स्टेज पे ये सब क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं। रिसर्च फेज का कंप्लीट हो जाना डज नॉट ट्रिगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स। गौर से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। Completion of research phase does not trigger capitalization of expenditures। Fulfillment of this particular criteria triggers capitalization of expenditures। मेरा रिसर्च फेज कंप्लीट हो गया, मैं डेवलपमेंट फेज में आ गया, मैं कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं डेवलपमेंट फेज में आ गया और ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, फिर मैं कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करूंगा। बी क्लियर ऑन दैट। सही है, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जिस दिन हम लोग डेवलपमेंट फेज में आए उसमें ये क्राइटेरिया मीट हो रहा था, 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 ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। क्योंकि पांचों के पांचों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे, मैं कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन लेट सपोज दैट आफ्टर 2 और 3 मंथ्स मेरा ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। अब क्या होगा? क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, मैं कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दूंगा। डेवलपमेंट फेज पहले ही इनिशिएट हो चुका था लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था। कैपिटलाइजेशन का दारोमदार इस क्राइटेरिया के ऊपर है। कैपिटलाइजेशन का दारोमदार इस क्राइटेरिया के ऊपर है कि एक मर्तबा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, फिर मैं कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर सकता हूं। उसके बाद हमें IAS 38 कुछ फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करता है अबाउट बोथ ऑफ दीज एक्सपेंसेस या बोथ ऑफ दीज फेजेस। स्टैंडर्ड हमें कहता है कि इफ research and development cost cannot be separated, if you cannot separate the two of these, if you cannot assess कि ये कॉस्ट आइदर हमने रिसर्च फेज में की है या हमने ये डेवलपमेंट फेज में की है, स्टैंडर्ड कहता है कि आप उसको कंसिडर कर लें एज रिसर्च कॉस्ट, आप उसको कंसिडर कर लें एज रिसर्च कॉस्ट एंड यू विल एक्सपेंस इट आउट। फिर स्टैंडर्ड आपको कहता है कि एक मर्तबा जो कॉस्ट आपने एक्सपेंस आउट कर दी, वो आप रीइंस्टेट नहीं कर सकते या वो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते विद इन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। सही है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है सर? अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, रिकग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू
रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें से 3 चीज़ों को डिस्कस कर लिया। कौन कौन सी? एक्विजिशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटरनल जनरेशन, तीनों के रिस्पेक्टिव रूल्स हमने समझ लिए। नाउ द फोर्थ मोड थ्रू विच इंटेंजिबल एसेट्स कैन कम इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कहेगी कि हम लोगों ने ग्लोबल एजेंसी से कुछ सॉफ्टवेयर्स परचेज किए हैं और हम लोग क्योंकि आपके सेक्टर को बूस्टअप करवाना चाहते हैं, हम लोग आपकी कंपनी को बूस्टअप करवाना चाहते हैं, हम लोग आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स विच यू नीड, आपको मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। नाउ दिस इज एन इनटैंजिबल एसेट विच हैज़ कम इनटू योर बुक्स थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। इसके ऊपर हम लोग मजीद डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर लुकिंग एट IAS 20, लेकिन इन अ नटशेल अगर मैं बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू लेवल पे अगेन बात करूं, ये आएंगी एट फेयर वैल्यू within the financial statements, so with this हमारा ये वाला एस्पेक्ट या हमारा ये वाला सब टॉपिक भी कवर हो जाता है। We have understood the definition, we have understood the recognition criteria and we have understood the transactions, जिसकी वजह से intangible assets आते हैं within the books of accounts।